नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं कंचन शर्मा। आज का अखबार क्या कहता है और कौन कौन सी टॉप न्यूज़ हैं जो आज सारा दिन चर्चा में बने रहेंगी और आपको लगातार अपडेट मिलती रहेगी। देखिए, सबसे पहले मतदान की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि कल पहले चरण की वोटिंग हुई है और विधानसभा चुनावों की क्या स्थिति है वो आप दिन प्रतिदिन तस्वीरों में देखते हैं, टीवी चैनल्स के जरिए देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं। तो पहले चरण की वोटिंग कल हुई है, जिसमें किस जगह पर किस जिले में कितने प्रतिशत वोट पड़े हैं ये भी जानना बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान गुरुवार को संपन्न हो गया, जिसमें 11 जिलों की 58 सीटों के लिए कुल 60.17% मतदान हुआ है। इतने परसेंट वोटिंग हुई है, जिसमें विधानसभा सीट वार सर्वाधिक मतदान 75.12% कैराना में हुआ है। इसमें कौन कौन से जिलों में देखिए मतदान हुआ है उस पर एक बार नजर डालते हैं। ये दैनिक जागरण मेरे पास है, जहां पर दैनिक जागरण ने इसको बताया है कि किस जिले में कितनी वोटिंग हुई है। शामली की बात करते हैं तो 69.42%, हापुड़ की बात करते हैं तो 67.68, मुजफ्फरनगर में 65.34, मथुरा की बात करें तो 63.28, बागपत में 61.35, मेरठ में 60.91 और बुलंदशहर में 60.52, अलीगढ़ में 60.49, आगरा की बात करते हैं तो 60.33, गाजियाबाद 58.31 और गौतम बुद्ध नगर में 57.07। देखिए, सबसे जो कम मतदान हुआ है वो गौतम बुद्ध नगर की जो इसमें दिखाई जा रही है, जो इसमें सूची है उसमें दिखा हुआ है, यानी कि 58 सीटों के लिए 623 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में अब कैद हो गया है। अब अगले चरण की वोटिंग होगी तो उसमें आगे की जो स्थिति है वो साफ होगी। हालांकि शुरुआत हो चुकी है, जिस घड़ी का इंतजार बहुत सभी को था, एक माहौल लगातार बनता आ रहा है और स्थिति अलग अलग जो दिखाई पड़ती है तो उस पर लगातार नज़र भी बनी रहेगी और आपको लगातार अपडेट भी मिलती रहेगी। तो ये मतदान की बात है, कल पहले चरण की वोटिंग हुई है और बेहद रोमांचक और बेहद दिलचस्प जो आगे की जो रहने वाली हैं, आगे की जो परिस्थितियाँ रहने वाली हैं चुनावी माहौल में, वो देखने वाली होंगी। अब कर्नाटक के कॉलेजों में हिजाब पहनने पर रोक, हाईकोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई पूरी होने तक प्रतिबंध लगा दिया है और सुनवाई सोमवार तक स्थगित कर दी है। देखिए, जो विवाद है वो थम नहीं रहा है। जो हिजाब का मामला है उस पर लगातार अलग अलग राजनेताओं की टिप्पणियां तो आ ही रही हैं, और चाहे वो राजनेता हैं, चाहे वो बॉलीवुड से रिलेटेड लोग हैं, अपनी अपनी बात को रख रहे हैं इस मामले में। लेकिन इसमें जो सुनवाई है उसको स्थगित कर दिया है सोमवार तक के लिए। इसके लिए क्या है, फिलहाल छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म में ही स्कूल जाना होगा और शैक्षणिक संस्थानों से कहा गया है कि वो शुरू कर सकते हैं कक्षाएं। हिजाब अभी तक जो आपको अपडेट भी मैं दे दूं कि अभी तक अवकाश घोषित किया गया था, क्योंकि स्थिति वहां पर बहुत बिगड़ने लगी थी, तो कोई भी ऐसी वैसी अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए वहां पर अवकाश घोषित किया गया था। हिजाब मामले की सुनवाई कर रहे कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को छात्र छात्राओं से कहा है कि मामले के निपटारे तक वो शैक्षिक संस्थानों के परिसर में ऐसा कोई कपड़ा पहनने पर जोर ना दें जो लोगों को भड़का सकता है। उन्हें यूनिफॉर्म में स्कूल आना होगा। मामले की सुनवाई सोमवार तक स्थगित करते हुए पूर्ण अदालत ने यह भी कहा है कि शैक्षिक संस्थान छात्रों के लिए कक्षाएं शुरू कर सकते हैं, यानी कि आप क्लासेस शुरू हो सकती हैं, बशर्ते उनको यूनिफॉर्म में आना होगा। कोई भी अन्य कपड़ा ऐसा ना पहना जाए जो जिस पर बवाल हो सकता है। तो फिलहाल इसको लेकर जो अपडेट होगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। इसमें टिप्पणियां लगातार आती रहती हैं अलग अलग, जैसे कि मैंने बताया, सभी अपनी अपनी बात को रख रहे हैं, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे जावेद अख्तर हो, सभी। वहीं दूसरी तरफ देखिए, एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री टेनी के बेटे को जमानत मिल गई है। इसमें क्या लिखा हुआ है दैनिक जागरण में ही कि लखीमपुर हिंसा का मामला जिस पर बहुत बवाल हुआ था, उसी को लेकर के वो उनको हिरासत में भी लिया गया था। अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्र सहित कई नामजद हैं, जिसमें एसआईटी को आशीष के द्वारा भीड़ को उकसाने का साक्ष्य नहीं मिला, तो इसीलिए वहां पर इसमें क्या लिखा गया है कि हाईकोर्ट दिल्ली इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने लखीमपुर के तिगुनिया कांड में अभियुक्त बनाए गए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष उर्फ सोनू की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है और कोर्ट ने उसे व्यक्तिगत बंद पत्र
व 2 जमानत पत्र दाखिल करके रिहा करने का आदेश दे दिया है। तो बड़ी और अहम खबर है, क्योंकि इसको लेकर के लगातार सियासत बहुत तेज रही है। और साथ ही साथ अजय मिश्रा की जो अब अजय मिश्रा पर भी बहुत से सवाल खड़े हुए थे, और साथ ही साथ जो विपक्ष ने बहुत निशाना भी साधा था और बहुत से सवालों के जवाब उनसे मांगे गए थे। उनके इस्तीफे की मांग हुई थी, बहुत बवाल हुआ था, लेकिन अब उनके बेटे को जमानत मिल चुकी है। तो ये इस पर भी आपको लगातार अपडेट हम देते रहेंगे। जो भी अपडेट हमारे पास आएगी हम आप तक पहुँचाएंगे। तो ये बड़ी और अहम खबरें हैं जिनको प्रमुखता दी गई है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, अगले तक इसमें भी दैनिक भास्कर में भी इसी को प्रमुखता दी गई है कि अगले आदेश तक स्कूलों में जो धार्मिक कपड़े हैं उनको पहनने पर रोक लगा दी गई, जिससे कोई ऐसी वैसी घटना की जो तस्वीरें हैं वो ना आए। वहीं रेलवे भर्ती में बदलाव, सभी 8 सर्विसेज मर्ज पर नया ग्रुप बना, एक ही परीक्षा होगी। इसको लेकर के क्या लिखा गया है, ये मेरे पास दैनिक भास्कर है कि भारतीय रेल में 8 अलग अलग ग्रुप सर्विसेज को मर्ज करके नया ग्रुप इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस का बना दिया गया है, जिसमें रेलवे में अलग अलग 8 विभागों में भर्ती के लिए 8 अलग परीक्षाएं होती थी। ऐसे में रेलवे के बड़े पदों पर प्रमोशन के लिए इन विभागों में मनमुटाव बना रहता था। तो यहाँ तक कि अगर किसी मैकेनिकल सर्विस ग्रुप के व्यक्ति को उसकी काबिलियत की वजह से किसी खास पोस्ट पर बैठाया गया, तो इलेक्ट्रिकल या फिर अन्य ग्रुप सर्विस के अधिकारी दूसरे ग्रुप सर्विस के अधिकारियों पर पक्षपात का आरोप लगाते थे। अब क्या है कि अब रेलवे की सभी ग्रुप सर्विसेज के मर्जर से यह असंतोष खत्म हो जाएगा और कामकाज में जो स्पष्टता है वो भी आएगी। तो ये भी एक बड़ी खबर है, इसको भी प्रमुखता दी गई है। मणिपुर में विधानसभा चुनाव की नई तारीख भी आ गई है कि देखिए, चुनाव आयोग ने मणिपुर विधानसभा चुनाव की तारीखों में बदलाव किया है। राज्य में पहले चरण का मतदान अब 27 की जगह 28 फरवरी को, दूसरे चरण में 3 की बजाय 5 मार्च को मतदान होने वाला है। इसकी डेट को बदल दिया गया है। और आयोग ने चुनाव की जो तैयारियां हैं उन तैयारियों की 7 से 8 फरवरी को समीक्षा के बाद में ये निर्णय लिया है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में है, यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, इन सभी जगह पर चुनाव है। पहले चरण में तो ये जो इसको लेकर के जो अपडेट है वो आपको मिलती रहेगी। वहीं पर देखिए, अब बात थोड़ी सी ज़रा कोरोना की भी कर लेते हैं। देश में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा सिर्फ केरल की वजह से ही ऊंचा दिख रहा है। हम सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में, केरल में, दिल्ली में, इन सभी जगह पर सबसे ज़्यादा केसेस सामने आए थे। इसमें लिखा गया है कि 7 दिन में केस 45% घटे हैं, लेकिन मौतों के आंकड़े पर नजर डालेंगे तो 52% बढ़ी हैं मौतें, और मौतें घटने में 10 से 12 दिन अभी और लग जाएंगे। क्या है कि देश में कोरोना के नए केस घटने की रफ्तार बरकरार है। केस घट रहे हैं, लेकिन मौतों का जो आंकड़ा है वो नहीं थम रहा है। पिछले 7 दिन में नए केस 45% कम हुए हैं, जबकि रोज होने वाली जो मौतें हैं उनमें 52% बढ़ गई हैं। ऐसा ट्रेंड दुनिया के किसी भी देश में नहीं दिख रहा है। तो आखिरकार भारत में ही ऐसा क्यों हो रहा है? महामारी विशेषज्ञ इसकी 3 जो मुख्य वजह हैं वो मान रहे हैं। पहला कि संक्रमित होने के बाद में किसी भी मरीज की मौत 3 से 15 दिन के भीतर होती। इसका मतलब ये है हुआ कि जो व्यक्ति आज से 1-2 हफ्ते पहले संक्रमित हुआ होगा उसकी मौत अब हो रही है। इसीलिए उम्मीद की जा सकती है कि जैसे मिलने वाले मरीज घट रहे हैं, जैसे रोजाना मरीज घट रहे हैं, ठीक वैसे ही अगले 10 से 12 दिनों में जो मौतें हैं वो भी घटने लगेंगी। यानी कि इसमें सुधार आएगा। स्थिति में पहले से बहुत ज़्यादा सुधार है। पहले संक्रमितों की संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, चाहे वो केरल हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे यूपी की हम बात करें, सब जगह पर मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा था, संक्रमितों की संख्या बढ़ रही थी। लॉकडाउन बेशक नहीं लगाया गया, लेकिन नाइट कर्फ्यू लगाया गया और वीकेंड लॉकडाउन भी दिल्ली में लगा था। तो ये बड़ी बात है। लेकिन इसमें राहत की खबर भी यह है कि केस कम हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे विशेषज्ञों का मानना है कि जो मौत का आंकड़ा है वो भी कम हो जाएगा। 10 साल की जैक की विश्व इतिहास पर किताब। क्या है कि 10 साल के जैक संगीत की वर्ल्ड हिस्ट्री इन 3 पॉइंट्स नाम से पुस्तक प्रकाशित हुई है, और पुस्तक में विश्व इतिहास पर विहंगम जानकारी देने का दावा किया गया है। इसमें प्राचीन चीन, मिस्र, शाही चीन और सिकंदर सम्राट अशोक समेत 101 विषयों को शामिल किया गया है। तो ये भी अच्छी खबर है। और ये इस तरह की जो चाहे वो कोरोना है या फिर
सभी को लेकर के हम आपको अपडेट देते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ देखिए एक और मामला है कि सरकार का 700 कर्मियों को पक्का करना भाजपा और कांग्रेस ने बताया चुनावी प्रोपेगेंडा। तो ये तमाम तरीके की जो बातें हैं इसको लेकर के लगातार आपको अपडेट मिलती रहेगी। विधानसभा चुनावों की लगातार तैयारियां तेज हैं। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार प्रचार कर रहे हैं, प्रत्याशियों के लिए वोटों की अपील कर रहे हैं। सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोटों की अपील कर रही है, क्योंकि चुनाव अभी शुरू हुआ है, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखना है कि आगे आगे क्या होता है। तो फिलहाल अभी विराम देते हैं, आपसे कल फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। आप अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।